अनीस जंग की किताब लॉस्ट स्प्रिंग ये सिर्फ कुछ पन्ने नहीं हैं, बल्कि ये उन अनगिनत बच्चों की दुनिया में एक सीधी झलक है जिनका बचपन, आप जानते हैं, गरीबी और शोषण की भट्टी में झुलस जाता है। तो चलिए आज इसी दुनिया की दो कहानियों में गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। जरा एक पल को सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां कूड़े के ढेर में 1 रुपया मिल जाना किसी बड़े खजाने के मिलने जैसा हो। ये एक लाइन हमें सीधे उस जिंदगी की कठोर सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इस पूरी कहानी का जो सार है वो है खोया हुआ बसंत। मतलब एक ऐसा बचपन जिसे कभी खिलने, कभी मुस्कुराने का मौका ही नहीं मिला। एक ऐसा बसंत जो आने से ठीक पहले ही गरीबी और परंपराओं के भारी बोझ तले दबकर कहीं गुम हो गया। अनीस जंग इस शोषण की जड़ को एक नाम देती है, पीसने वाली गरीबी। देखिए, ये वो गरीबी नहीं है जो आती जाती रहती है, नहीं, ये एक ऐसा दलदल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों को अपने अंदर खींचता चला जाता है और इससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो हमारी पहली कहानी का किरदार है साहेब, एक छोटा सा लड़का जो दिल्ली के बाहरी इलाके सीमापुरी के कूड़े के ढेरों में अपनी रोजी रोटी और कभी-कभी शायद अपने छोटे-मोटे सपने भी ढूंढता है। साहेब और उसका परिवार असल में यहाँ के हैं भी नहीं, वो ढाका के अपने हरे भरे खेतों को पीछे छोड़ आए हैं, जहाँ तूफानों ने उनके घर, उनके खेत सब कुछ बर्बाद कर दिया। और अब वो इस बड़े शहर के कूड़े में सोना तलाशते हैं। सोना यानी वो सब कुछ जिससे उनका गुजारा हो सके। और यहीं पर जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक छिपा है। उसके नाम का मतलब है साहेब आलम, यानी पूरी कायनात का मालिक। लेकिन उसकी हकीकत क्या है? सड़कों पर नंगे पैर घूमता, कूड़ा बीनता एक छोटा सा लड़का। नाम और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। उस दुनिया में ना, कूड़े का मतलब भी हर किसी के लिए अलग अलग है। बड़ों के लिए तो ये सिर्फ पेट भरने का एक जरिया है, रोज की रोटी है। लेकिन साहेब जैसे बच्चों के लिए ये कूड़ा किसी जादू की पोटली जैसा है, जिसमें कभी 1 रुपया मिल जाता है तो कभी कोई टूटी फूटी चीज जो उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं होती। फिर साहेब की जिंदगी में एक मोड़ आता है। वो एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है और अब उसका अपना हल्का फुल्का आजादी वाला थैला एक भारी स्टील के कनस्तर में बदल गया है। हो सकता है कनस्तर वजन में हल्का हो, पर उसकी जिम्मेदारी का बोझ वो कहीं ज्यादा है। और अब उसके चेहरे से वो बेफिक्री पूरी तरह गायब हो चुकी है। और यही इस साहिब की कहानी का दुखद अंत है। 800 रुपए महीने और पेट भर खाने के बदले में उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी आजादी खो दी है। साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा। उसका बचपन हमेशा के लिए उस भारी कनस्तर के बोझ तले दब गया है। चलिए अब यहां से एक दूसरे शहर और एक दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है मुकेश की, एक ऐसे लड़के की जो उस काम से अलग कुछ करने का सपना देखने की हिम्मत करता है जो उसके लिए जन्म से ही तय कर दिया गया था। हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की, चूड़ियों के शहर की। यहाँ की गलियों में, यहाँ की हवा में, हर घर में सिर्फ कांच और चूड़ियों की खनक है। यहाँ पैदा होने का मतलब ही है चूड़ी बनाने के काम में लग जाना। ये एक ऐसी परंपरा है जिसने पीढ़ियों को अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा है। और इस परंपरा की सबसे भारी कीमत चुकाते हैं बच्चे। अंदाजा है कि लगभग 20,000 बच्चे गैर कानूनी तौर पर इन गर्म कांच की भट्टियों में काम करते हैं। ये वो जगह है जहां उनका बचपन सचमुच पिघल जाता है। यहां काम करने के हालात सोचकर भी डर लगता है। बिना हवा रोशनी वाली अंधेरी कोठरियां, शीशे की भट्टियों की जानलेवा गर्मी और कांच को चमकाने से उड़ने वाली धूल जो धीरे 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 आंखों की रोशनी ही छीन लेती है। बहुत से बच्चे तो बड़े होने से पहले ही अपनी आंखें गंवा बैठते हैं। जब मुकेश की दादी ये बात कहती है ना, तो ये सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं होती। ये उस पूरी मानसिकता की आवाज़ है जो कहती है कि यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा भाग्य, इसे बदला नहीं जा सकता। और यही सोच उन्हें उस दलदल से कभी बाहर नहीं निकलने देती। और इसी निराशा और भाग्य के शोर के बीच से एक धीमी लेकिन बहुत मजबूत आवाज़ आती है, मुकेश की। वो कहता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, ये उस परंपरा के खिलाफ एक छोटी सी बगावत है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर साहब और मुकेश जैसे बच्चे इस चक्रव्यूह से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? वो कौन सी ताकतें हैं, कौन सी अदृश्य जंजीरें हैं जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हाल में जकड़े रखती हैं?
वजह साफ है, ये जो पूरी व्यवस्था है ये उन्हें कभी सिर उठाने ही नहीं देती। अगर वो लोग कभी हिम्मत करके एकजुट होकर अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश भी करें तो पुलिस उन्हें ही गैर कानूनी काम करने के आरोप में पीटती है और जेल में डाल देती है। अनीस जंग हमें दिखाती हैं कि ये बच्चे असल में दो अलग अलग दुनियाओं के बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ है उनका अपना परिवार जो गरीबी और जाति के बोझ तले दबा है, और दूसरी तरफ है साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस और नेताओं का एक ऐसा दुष्चक्र जो उन्हें इस गरीबी से कभी बाहर निकलने नहीं देना चाहता। और होता यह है कि ये दोनों दुनियाएं मिलकर एक बच्चे के कंधों पर इतना भारी बोझ डाल देती हैं कि वो उसे उतारने के बारे में सोच भी नहीं पाता। वो इसे ही अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता और दादा ने किया था। लेकिन इसी घने अंधेरे में मुकेश का सपना एक छोटी सी चिंगारी की तरह चमकता है। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये बहुत बड़ा एक साहसी कदम है। सोचिए, फिरोजाबाद जैसी जगह पर जहां हर किसी का भविष्य उसके जन्म से ही तय कर दिया जाता हो, वहां कुछ अलग करने के बारे में सोचना ही अपने आप में हिम्मत की एक बिल्कुल नई परिभाषा लिखने जैसा है। जब लेखिका उसे याद दिलाती हैं कि भाई मोटर मैकेनिक बनने के लिए गैरेज जाना होगा और वो तो बहुत दूर है, तो मुकेश का जवाब उसकी जिद और उसके संकल्प को दिखाता है। वो बस इतना कहता है, मैं पैदल जाऊंगा। इस एक छोटी सी लाइन में उसकी पूरी हिम्मत समाई हुई है। पर कहानी का अंत हमें एक बार फिर हकीकत की जमीन पर पटक देता है। लेखिका उससे पूछती हैं, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो? इस सवाल पर मुकेश अचानक चुप हो जाता है और जमीन को देखते हुए कहता है, नहीं, उसका सपना सिर्फ कारों तक ही पहुंच पाया, क्योंकि फिरोजाबाद की धूल भरी सड़कों पर उसने सिर्फ कारें ही तो देखी हैं। और लेखिका इस कहानी को इसी एक विचार पर आकर खत्म कर देती हैं कि फिरोजाबाद के आसमान में हवाई जहाज भी कम ही उड़ते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या गरीबी की जमीन पर पलने वाले सपनों के लिए आसमान की भी कोई सीमा होती है।